Today we are going to start chapter 15 Biodiversity and Conservation Part 3 of Class 12th Biology. In this lecture, we discuss about the importance of species diversity to the ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज का डाइवर्सिटी कितना महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि इकोसिस्टम का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कम्युनिटी नोन एज इकोसिस्टम। बायोटिक और अबायोटिक कम्युनिटीज का जो रिलेशन है वही आपका क्या होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इसलिए इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जिस इन्वायरमेंट में जिस जियोग्राफिकल एरिया में एबायोटिक कंपोनेंट जितना स्ट्रांग होगा वहाँ की डाइवर्सिटी क्या होगी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का किसी इकोसिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसको देखा जाए। डेविड टिलमान ने एक टर्म लिखा है, डेविड टिलमान, इन्होंने कहा कि द कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया का कम्युनिटी जितना स्ट्रांग होगा वहाँ का डाइवर्सिटी उतना ही स्टेबल माना जाएगा। और जिस जियोग्राफिकल एरिया में स्पीसीज रिचनेस कम होगी, स्पीसीज कम होंगे, वहाँ की डाइवर्सिटी क्या होगी उतनी अनस्टेबल या पुअर होगी। इसको जो है डेविड टिलमान ने कहा। किसी भी स्टेबल कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। किसी भी स्टेबल कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये होगा, प्रोडक्टिविटी शुड बी नॉट वेरी टू मच ईयर फ्रॉम ईयर। एक ईयर से दूसरे ईयर के बीच जो प्रोडक्टिविटी है वह अधिक वेरी नहीं करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी का जो स्पीड है वो अधिक वेरी नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल एंड नॉन मेड डिस्टर्बेंसेस। कह रहा कि अगर कोई ओकेजनल नेचुरल कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है या कोई मैन मेड डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है इस पर बहुत कम पड़ना चाहिए प्रोडक्टिविटी पे। तो हम बोलेंगे कि वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, जो कम्युनिटी है वो क्या है, स्टेबल। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। अगर कोई कम्युनिटी कहीं सर्वाइव कर रही है, उस कम्युनिटीज में कोई इन्वेजिव स्पीसीज आ गई, कोई बाहर से स्पीसीज आ गई, तो उसका जो इफेक्ट है उस पर कम पड़े। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कम्युनिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। जो कम्युनिटी कैसा हो, रेजिस्टेंस हो अगेंस्ट एलियन। अगर कोई बारिश आ रही है तो बारिश स्पीसीज के आने पर जो हमारी कम्युनिटी है वह रेजिस्टेंस शो करे, यह पॉइंट होना चाहिए। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो तीन हैं। इसमें जो है पाल एरलिच ने एक जो है रिवेट पापर हाइपोथेसिस दिया। पाल एरलिच नामक साइंटिस्ट ने
रिवेट पापर हाइपोथेसिस दिया। इस रिवेट पापर हाइपोथेसिस का मतलब इन्होंने बताया कि हमारा एक जो सिस्टम है वह रिवेट पापर हाइपोथेसिस पे काम करता है। जैसे इस हाइपोथेसिस में ऐसा मान लिया गया है कि मान लीजिए कोई एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हम एरोप्लेन मान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई इकोसिस्टम है, इसको हम मान लेते हैं कि एरोप्लेन की तरह काम करता है। यह जो बेटा इकोसिस्टम है वह जो है एयरप्लेन की तरह काम करता है। तो इसमें देखेंगे आप कि अगर कोई इकोसिस्टम एरोप्लेन की तरह है और स्पीशीज टू बी रिवेट ज्वाइनिंग ऑल द पार्ट टुगेदर, और जितने भी उसके रिवेट्स हैं, जितने भी उसके नट और बोल्ट हैं जो पूरे एरोप्लेन को बनाने का काम करते हैं, नट और बोल्ट जो उसके होते हैं, जो उसके स्क्रू होते हैं, उसके माध्यम से पूरा जो एरोप्लेन होता है उसको असेंबल किया जाता है, उसको एक फिट शेप में लाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इकोसिस्टम को हम एरोप्लेन मान लेते हैं और उसके नट बोल्ट को, है ना, उसे जो है जो उसको ज्वाइन करते हैं पूरे पार्ट को, उसे हम रिवेट्स मान लेते हैं। इफ एवरी पैसेंजर, यदि उस एरोप्लेन में बैठे सभी पैसेंजर जो है पॉप्स आर रिवेट्स टू मेक होम, उसके रिवेट्स को निकाल करके अपने घर लेके आने लगे, उसके पार्ट पुर्जे को, उसके रिवेट्स, उसके मतलब नट को निकाल के बाहर लाने लगे, घर लाने लगे, तो अगर एक स्मॉल लेवल पे है तो उस एरोप्लेन में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन अगर लार्ज लेवल पे उसके रिवेट्स को निकाल लिया गया तो जो एरोप्लेन होगा वो क्रैश कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे कम्युनिटी, हमारे इकोसिस्टम में जितने भी फ्लोरा हैं वो सभी उसके, मान लीजिए अगर इसके रिवेट्स हैं और जो ह्यूमन है अगर उनको काट के घर लाता रहे, डिफॉरेस्टेशन एक लार्ज स्केल पे होने लगे, तो पूरा का पूरा जो आपका इकोसिस्टम है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर छोटे लेवल पे है तब तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर अधिक लेवल पे है तो क्या होगा, जो पूरा इकोसिस्टम होगा क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वही कहा गया है रिवेट पापर हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि पाल इंग्लिश ने कहा कि पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो एरोप्लेन मान लिया जाए, उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो सारे पैसेंजर्स उसमें से एक नट को ला करके घर लेते चले आए, स्क्रू को घर लेते चले आए। तो अगर छोटे लेवल पे हो रहा है तो एरोप्लेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो है उसके पार्ट पुर्जे, मतलब उसके स्क्रू को घर लेके आ रहे हैं, तो इस समय ऐसा है कि पूरा जो आपका एरोप्लेन है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे जो है इकोसिस्टम में हम जो है डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं और लार्ज स्केल पे हो रहा है तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी को बताया गया है रिवेट पापर हाइपोथेसिस। इसके बाद बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, किन किन की वजहों से होता है, तो इसका मतलब हो गया ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह इसके जो है
इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो बेसिक मेन थ्री क्या है इसके कॉजेज हैं, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन तीन वजहों से किसी भी इकोसिस्टम का, किसी भी डायवर्सिटी का क्या होता है, लॉस होता है। इसमें बताया गया है कि कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन हैज लेड टू बी एक्सटिंक्ट ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। कह रहा है कि जो ह्यूमन के ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे ह्यूमन के कॉलोनाइजेशन होने से 2000 नेटिव बर्ड क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें से 15,500 species facing the threat of extinction wild world। इसमें से अभी 15,500 स्पीसीज जो है वह संकटग्रस्त अवस्था में है। एट प्रेजेंट 31% जिम्नोस्पर्म, 32% amphibians, 12% bird species and 23% of mammals face threat of extinction। ये जो है face to threat of extinction मतलब कि ये जो है विलुप्त न हो जाए इसके लिए फेस कर रहे हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब हो गया कि विलुप्त या वो गायब न हो जाए, इस डाइवर्सिटी से उनका जो है खतरा उनके ऊपर बना हुआ है। तो अगर हम किसी भी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ सर्वाइव करने वाले जितने भी जो है वाइल्ड लाइफ हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। या तो वो मर जाते हैं या तो वो माइग्रेट होके कहीं और चले जाते हैं। सम रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज, कुछ अभी जल्द ही एक्सटिंक्ट हुए हैं। डोडो यह मॉरिशस का है। मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका का है। हाइलेसी ऑस्ट्रेलिया का है। स्टीलर्स सी काउ रसिया का है। और 3 टाइगर्स हैं। 3 टाइगर्स कौन कौन है? 3 टाइगर स्पीसीज में कौन से हैं? बाली, जवान एंड कैस्पियन। देखा जाए तो इसमें अभी हाल में जो एक्टिव हुए हैं डोडो मॉरिशस का, क्वागा अफ्रीका का, हाइलेसी ऑस्ट्रेलिया का, स्टीलर्स सिकाओ रसिया का और 3 टाइगर स्पीसीज कौन कौन से? बाली, जवान एंड कैस्पियन। इसके बाद ध्यान से देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड्स टू, क्या करता है, अगर किसी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। सेकंड, लेस रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस सच एज ड्रॉट। किसी भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अगर उस एरिया का जो प्लांट प्रोडक्शन है वो कम हो, दूसरा कि जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस है जैसे ड्रॉट है, उस ड्रॉट के प्रति प्लांट में रेजिस्टेंस कम हो, और इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। कह रहा है कि जो इकोसिस्टम में जो प्रोसेस होते हैं
जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, इनमें क्या हो, वेरिएबिलिटी आ जाए, इनमें वेरिएशंस आ जाएं, विभिन्नताएं आ जाएं, जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और डाइवर्सिटी क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए आपने पढ़ा इस लेक्चर में दो चीजें पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम और दूसरा आपने पढ़ा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस से कौन कौन से कारण हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।